वज़ीर-ए-आज़म आज हिमाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। 11,000 करोड़ रुपए के पन बिजली मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। आलमी सरमायाकारों के इजलास की करेंगे सदारत। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना केसेस 200 से ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 290 नए केसेस दर्ज। 10 जून के बाद दर्ज की गई सबसे ज्यादा तादाद। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 अफराद की मौत। सरकार ने इंक्वायरी का दिया हुक्म। वजीर आजम ने वाक़े पर गम का किया इजहार। लवाहिकीन को 2-2 लाख नकद इमदाद का ऐलान। हर जख्मी को भी 50,000 रुपये की मिलेगी मदद। काशी फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मनाया जा रहा है ये फिल्म फेस्टिवल। इससे उत्तर प्रदेश के शानदार सकाफती विरसे को फ़रोग़ देने के लिए मिलेगा एक प्लेटफॉर्म। म्यांमार की एक अदालत माजूल जमहूरी रहनुमा आंग सान सूची के मुकदमे पर आज सुनाएगी फैसला। फौज ने सूची को फरवरी में बगावत के इल्ज़ाम में लिया था हिरासत में। लगाए थे कई इल्ज़ामात। सेंचुरियन टेस्ट में भारत का मजबूत आगाज। केएल राहुल ने स्कोर की सेंचुरी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 272 रन। केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर हैं क्रीज पर मौजूद। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पनबिजली मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की सदारत भी करेंगे और इसके साथ ही दहाइयों से इल्तवा में पड़े रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की तामीर भी शुरू हो जाएगी। तफसील इस रिपोर्ट में देखें। हिमाचल के लिए वज़ीर आज़म आज कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें खास होगा पनबिजली प्रोजेक्ट। वहीं रेणुका जी बांध प्रोजेक्ट का वज़ीर आज़म संग बुनियाद रखेंगे। मंडी में प्रोग्राम के दौरान वो एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। रियासत के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने उम्मीद जाहिर की है कि गुज़िश्ता 4 साल में रियासत में हुए तरक्याती कामों और होने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट रियासत को नई रफ्तार देंगे। 4 साल के हमारी सरकार के पूरे होने पर हम भव्य तैयारियों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पडडर के मैदान में आतुर हैं। वज़ीर आज़म 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पनबिजली प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। उसमें 40 मेगावाट वाला रेणुका जी बांध प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखना भी शामिल है, जिसकी लागत 7,000 करोड़ रुपए की होगी। प्रोजेक्ट 6 रियासतों को एक साथ लाकर मुमकिन बनाया जा रहा है। 3 दहाइयों से ये प्रोजेक्ट इल्तिवा में था। इसके लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली को साथ लाया गया है। दिल्ली को हर साल तकरीबन 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई हो सकेगी। वहीं वे लूहरी के पहले मरहले के पनबिजली प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। 210 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की तामीर पर 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी, जिससे हर साल 750 मिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली की पैदावार हो सकेगी। हमीरपुर के पहले पनबिजली प्रोजेक्ट धौला सिद्धि का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। ये 66 मेगावाट वाला होगा और इसकी तामीर लागत 680 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। वज़ीर आज़म सावरा कुड्डू पनबिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। 111 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट की तामीर पर तकरीबन 2080 करोड़ रुपए की लागत आई है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ एक दिन में एक स्थान पर एक समय पर
11,300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा साबड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है पनबिजली का, और उसके बाद दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो लुहरी स्टेज 1 है उसका शिलान्यास हो रहा है। वजीर आजम हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब की भी सदारत करेंगे। इस मीटिंग से तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की शुरुआत के साथ इलाके में सरमायाकारी को फरोग मिलने की उम्मीद है। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। इलेक्शन कमीशन आज 27 दिसंबर को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत के सीनियर ओहदेदारों बशमूल मरकज़ी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ मीटिंग करेगा। नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए मौजूदा कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट के इन्फेक्शन के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन से पूछे गए सवालों के सिलसिले में ये मीटिंग इंतहाई अहम है। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर असम्बली की मुद्दत कार आइंदा बरस मार्च में अलग अलग तारीखों पर ख़त्म हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में असम्बली की मुद्दत कार मई में ख़त्म होगी। दिल्ली हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। पीर से जारी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला येलो अलर्ट में जाने से पहले ही एहतियाती तौर पर किया है। अगर पीर को लगातार दूसरे दिन भी कोरोना इन्फेक्शन की शरह 0.50% रही तो मेट्रो 50% सलाहियत से चलने के साथ ही बाज़ारों में ताक़जुफ्त का फार्मूला नाफिज होगा, जबकि दीगर कई पाबंदियां भी नाफिज होंगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA ने कोविड की मुमकिना तीसरी लहर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP को पहले ही मंजूरी दे दी है। GRAP के तहत कोरोना इन्फेक्शन की शरह, एक्टिव मरीजों और अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ तय की गई हैं। मुकर्ररा तादाद में मामलात में इजाफे पर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। मुसलसल 2 दिन तक इन्फेक्शन की शरह 0.50% आने पर इसका पहला मरहला उस वक्त नाफिज होगा। कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान इतवार को पहली बार इन्फेक्शन की शरह 0.50% से तजावुज़ कर गई। इसके पेश नज़र हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर पीर से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक अगर पीर को इन्फेक्शन की शरह 0.5% से ज़्यादा रही तो येलो अलर्ट नाफिज कर दिया जाएगा और इसके साथ ही मेट्रो 50% सलाहियत से चलेगी। साथ ही तालीमी इदारों के साथ साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, कॉन्फ्रेंस रूम, बैंक्वेट हॉल, एस्पा और वेलनेस क्लिनिक, योगा इंस्टीट्यूट और जिम भी बंद रहेंगे। साथ ही रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। दुकानें और शॉपिंग मॉल्स दिन के वक्त ताक़जुफ्त फार्मूले के बाद ही खुलेंगे। दिल्ली में इतवार को कोरोना के रिकॉर्ड 290 केसेस पाए गए और एक शख्स की मौत हो गई। इससे कबल हफ्ते को दिल्ली में 279 कोरोना मरीज पाए गए थे और एक शख्स की मौत हुई थी। इस महीने में कोरोना इन्फेक्शन से यह 7वीं मौत है। जुमेरात को दारुल हुकूमत में 125 अफराद मुतासिर पाए गए थे, लेकिन जुमे को यह तादाद बढ़कर 180 हो गई है। कर्नाटक हुकूमत कोविड-19 के फैलाव और उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट को कंट्रोल करने की कोशिशों में कल रात से रियासत में 10 दिन का रात का कर्फ्यू नाफिज करेगी। यह फैसला इतवार को बेंगलुरु में चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोमई की सदारत में आला हुक्काम और तकनीकी कमेटी के अरकान की एक आला सतही मीटिंग में लिया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए रियासती वजीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 दिनों के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अवामी मकामात पर नए साल की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। खुलेआम DJ और पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर ने यह भी कहा है कि होटलों, पबों और रेस्टोरों में इस महीने की 30 तारीख से 2 जनवरी तक सिर्फ 50% बैठने की गुंजाइश हो सकती है। रियासती हुकूमत ने महाराष्ट्र और केरला से मुत्तसिल तमाम सरहदी अजला में सख्त गश्त और निगरानी का हुक्म जारी किया है। नीति आयोग आज रियासतों के कामकाज से मुतल्लिक़ स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत का 4था एडिशन जारी करेगा। नीति आयोग ने सेहत और ख़ानदानी बहबूद की
वजारत और आलमी बैंक के साथ मिलकर साल 2017 में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सेहत पर बुनियादी कामकाज और मजमूई कारकर्दगी का पता लगाने के लिए सालाना सेहत इंडेक्स का आगाज़ किया था। सालाना हेल्थ इंडेक्स का मकसद सेहत के नताइज की पेशरफ्त और सेहत के निज़ाम के कामकाज का पता लगाना है। सेहतमंद मुसाबकत को फ़रोग़ देना, रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को एक दूसरे से सीखने की तरगीब देना है। रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हेल्थ इंडेक्स स्कोर और दर्जा बंदी का अंदाज़ा दर्जा बंदी की कारकर्दगी, साल ब साल पेशरफ्त और मजमूई कारकर्दगी मौजूदा कारकर्दगी की बुनियाद पर ही किया जाता है। हेल्थ इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जिसमें 24 इशारे को शामिल किया गया है जो सेहत के शोबे में तमाम अहम पहलुओं से मुताल्लिक़ है। इस रिपोर्ट के दायरे में सेहत के नताइज, गवर्नेंस और मालूमात और कलीदी नताइज अमल आते हैं। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट्स का मकसद रियासतों मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को सेहत का एक मजबूत निज़ाम और ख़िदमात की फ़राहमी को बेहतर बनाने की तरगीब देना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री में हुए धमाके पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों और ज़ख्मियों के लवाहिकीन के लिए नक़द का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए PMNRF से 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। बिहार हुकूमत के सनत के वज़ीर सैयद शाहनवाज़ हुसैन मुजफ्फरपुर ज़िले के तहत बेला सनती इलाके में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 अफराद की मौत के बाद देर शाम नूडल्स फैक्ट्री का मुआयना किया और इर्द गिर्द की फैक्ट्री और मकानात के साथ साथ नुकसानात का भी जायज़ा लिया। साथ ही नूडल्स फैक्ट्री में धमाके से ज़ख्मी होने वाले मजदूर का SKMCH अस्पताल जाकर उनकी आयादत की। इस मौके पर शाहनवाज़ हुसैन ने वाक़े के मुतासरा कुंबे को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। इन कुंबों को मुख्यमंत्री राहत कोष से ये इमदादी रकम फराहम कराई जाएगी। वज़ीर सनत ने इस मौके पर सनती इलाके में काम करने वाले तमाम फैक्ट्रियों की जाँच और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। काबिल ज़िक्र है कि इतवार को बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेला सनती इलाके में एक चाउमीन फैक्ट्री के बॉयलर फटने से 7 अफराद की मौत हो गई थी। इस वाक़े में कई लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए SKMCH और मकामी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीबी फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुँचा है। 25 तारीख को वो फैक्ट्री बंद थी, क्या ओवर हीटेड हुआ या बॉयलर चलता रह गया, ज़्यादा हीट हो गया, क्या कारण है इसकी पूरी जांच की जाएगी। आइंदा ये घटना न हो, ऐसे जितने बॉयलर हैं सबकी जांच के लिए कहेंगे। ये बड़ा एक्सीडेंट है और पूरी जो एक्सीडेंट है उससे एक अखबार का दफ्तर भी पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। बगल में एक चूरा मिल था, उसमें भी बहुत सारा लोहा गिरा है और छुट्टी का दिन था, इसलिए ऊपर वाले का शुक्र है कि कम लोग थे। कानपुर के ताजिर पीयूष जैन को सामान और खिदमात की टैक्स की चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। उसे जुमे की सुबह हिरासत में लिया गया था। उसे उनके सर्वोदय नगर GST ऑफिस में रखा गया है। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जैन के खिलाफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST एक्ट की दफ़ा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जैन हाल ही में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उनके अहाते पर छापों की तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें अफसरान नोट गिनने वाली मशीनों से नोटों की ढेरों को गिनते दिखाया गया। महकमा इनकम टैक्स की टीम ने CBIC और GST इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर कानपुर, कन्नौज और मुंबई में पीयूष जैन की मिल्कियत वाले अहाते पर छापा मारा। अहमदाबाद के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की टीम जांच में इतवार की रात तक तकरीबन 104 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। उनके दोनों बेटे भी हिरासत में हैं और कानपुर में उनकी रिहाइश गाह पर छापे के दौरान अहलकारों ने मुबैना तौर पर 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद की है। इसके पास से बड़ी मिकदार में सोना चांदी भी बरामद हुआ है। मालूमात के मुताबिक नकदी और सामान समेत कुल 255 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बरामद हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की तारीख में सबसे बड़ी नकदी जब्ती के आदाद व शुमार
मज़ीद बढ़ेंगे। कानपुर के आनंदपुरी में पीयूष की रिहाइश के बाद कन्नौज में उनके आबाई मकानात से भी नोटों का ज़ख़ीरा मिल रहा है। कल दोपहर तक 23 करोड़ मज़ीद मौसूल होने की इत्तला है। इस तरह कन्नौज में रिकवरी 103 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हुक्काम के मुताबिक पीयूष जैन की रिहाइश गाह से बरामद होने वाली गैर महसूब नकदी का पता लगाया जा रहा है। जो सामान नकलो हमल करने वाले को जाली चालान और वे बिल के बगैर भेज रहा था। कानपुर में ट्रांसपोर्टर के दफातर और गोदामों पर भी छापे मारे गए, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पीयूष जैन के अहाते मुंतकिल कर दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी की 5 रुकनी टीम ने कन्नौज में पीयूष जैन के आबाई घर पर भी छापा मारा। और आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की फिल्म पॉलिसी फिल्म बंधु को फ़रोग़ देने के मकसद से काशी फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। यह फेस्टिवल आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर उत्तर प्रदेश की मालामाल सकाफती विरासत को जाहिर करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। ये नेटवर्किंग और मुआविन मंसूबों के ज़रिए से उत्तर प्रदेश के फिल्म साजी करने वाले तबके से जोड़ने का भी मौका फराहम करेगा। ये दिगर फिल्म साजों के कामों और नज़रिए का भी पता लगाने का एक सुनहरा मौका है। साथ ही फिल्म साजों के काम के तई नाजरीन में जोश व खरोश पैदा करना भी इसका एक मकसद है। जुनू जब हद से बढ़ जाए, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। और कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में अब तक 28 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 25 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा है। आलमी सतह पर इस बीमारी से 54 लाख 16 हज़ार से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिका इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां 5 करोड़ 32 लाख से ज़ायद मामले पाए गए हैं। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से अब तक 8 लाख 37 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड को ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में पूरे यूरोप में नुमाया इजाफा हुआ है। बरतानिया सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां कोविड-19 केसेस की तादाद 1 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद रूस का नंबर है, जहां मामलों की तादाद 1 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा है। दरियासना फ्रांस में मजमूई तौर पर 91 लाख 16 हज़ार से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं, जबकि जर्मनी में 70 लाख 9 हज़ार से ज़ायद मामले दर्ज किए गए हैं। म्यांमार की मासूल लीडर आंग सान सू की के मुकदमे में ताज़ा फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत असल में 20 दिसंबर को बगैर लाइसेंस के वॉकी टॉकी और सिग्नल जैमर सेट रखने के मामले में फैसला सुनाने वाली थी, जिसमें अलग तरतीब ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा होती है। इससे पहले अदालत ने कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी के एक मामले में सूकी को 6 दिसंबर को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद में 2 साल की नज़रबंदी के लिए कम कर दिया गया था। सूकी के हामियों का कहना है कि ये मामले बेबुनियाद हैं और उनके सियासी कैरियर को ख़त्म करने और उन्हें कानूनी कार्रवाई में उलझाने के लिए तैयार किए गए हैं। सूकी की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ 1 फरवरी को तख्ता पलट के बाद से म्यांमार में अफरा तफरी है, जिसकी वजह से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए और कई दहाइयों के फ़ौजी हुक्मरानी के बाद आर्जी सियासी इस्लाहात के ख़ात्मे के बारे में बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने खदशात ज़ाहिर किए हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना नामुमकिन है। पुतिन ने कहा है कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बुनियाद परस्त क़ुव्वतों के ज़ेर असर हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो रूसी फ़ौजियों के मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है, हालांकि मॉस्को इसकी तरदीद करता है। काबिल ज़िक्र है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ किसी भी सूरत में बातचीत की पेशकश की थी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा।
नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी जो राष्ट्रीय सहारा ने लगाई है वो ओमिक्रॉन का खौफ। दिल्ली में रात का कर्फ्यू नाफिज, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोरोना मामलों में और इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफे के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में इतवार को कोविड-19 के 290 मामले सामने आए थे और एक शख्स की मौत हुई थी, जबकि इन्फेक्शन की शरह 0.55% हो गई है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने एक और अहम खबर को सफ़े अव्वल पर सुर्खी बनाई है। म्यांमार की फ़ौज पर संगीन इल्ज़ाम, 30 लोगों के कत्ल के बाद लाश को जलाया, गैर इंसानी वहशियाना कत्लेआम की शदीद मजम्मत हो रही है। कत्लेआम नहीं, तसादुम में मारे गए लोग, फ़ौज का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो जो अहम सुर्खी शाये की गई है, वज़ीर दिफ़ा ने बरहमूस मिसाइल यूनिट का संग बुनियाद रखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी के मईशत में ये एक नया बाब जुड़ गया है। वहीं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए हिंदुस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। हुकूमत ने इसके लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए की 1 रुपये की लीज पर 80 हेक्टेयर से ज़ायद ज़मीन मुहैया कराई है। डीआरडीओ इन दिनों प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी करने जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा ने इस मौके पर एक और अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि लखनऊ अब सिर्फ मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं तक महदूद नहीं रह गया, अब बरहमूस मिसाइल भी यहीं तैयार होगी जिससे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। एक और ख़बर अगर आलमी सफ़े की सुर्खी की बात करें रोज़नामा इनकलाब की, तो एक और अहम ख़बर शाये की गई है और वो ख़बर जो है वो आलमी ख़बर हम आपको दिखाते हैं। फ्रांस, एक दिन में 1 लाख से कोरोना इन्फेक्शन के फ्रांस में ज़ायद मामले सामने आए हैं। वज़ीर सेहत ने कहा है वहाँ के मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का साल के आखिर तक गलबा हो सकता है। हालांकि अभी तक पाबंदियों का कोई सख्त मंसूबा नहीं बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर हम बात करें तो सफ़े अव्वल पर एक सुर्खी शाये की गई है। भारतीय तहजीब और सकाफ़त ने 7 समंदर पार मचाई धूम। वज़ीर आज़म मोदी ने यूनान के स्कूली बच्चों के वंदे मातरम गाते हुए वीडियो शेयर की। माहाना रेडियो प्रोग्राम में सकाफ़ती विरसे और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक पर जोर दिया है। और एक और अहम ख़बर हम आपको दिखा देते हैं रोज़नामा हमारा समाज की ही कि एसपी बीएसपी अकरबा परवरी की हामी पार्टियां हैं, ये कहना है वज़ीर दाखिला का। और वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ये दोनों पार्टियां ज़ात पात की सियासत करती हैं और इनके दौर इक़्तिदार में यूपी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच आज से सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है। कल से ये मैच शुरू हुआ था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार सेंचुरी बनाई, वो 122 रन बनाकर नॉट आउट हैं। उनके साथ अजिंक्य रहाणे ने 40 रन बनाकर वो अभी तक क्रीज पर मौजूद है। मयंक अग्रवाल ने निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि चेतेश्वर पुजारा 0 पर आउट हुए, जबकि कप्तान कोहली ने 35 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के लिए लिंगी निगडी ने 3 विकेट लिए। भारत ये टेस्ट सीरीज़ जीतकर जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर तारीख रकम करना चाहता है। हिंदुस्तानी टीम ने इस मैच में 5 गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया। शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। हिमाचल प्रदेश ने 5 बार के चैंपियन तमिलनाडु को शिकस्त देकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तमिलनाडु ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश के सामने 315 रन का हदफ रखा था। हिमाचल ने 47.3 ओवर में 4 विकेट पर 299 रन बनाए थे। उसके बाद खराब रोशनी की वजह से अंपायरों ने वीजेडी के उसूल के मुताबिक मैच का फातेह का फैसला किया। यह पहला मौका जब हिमाचल प्रदेश में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हिमाचल के लिए सलामी बल्लेबाज शुभम अरोड़ा ने 131 गेंदों में 136 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। वहीं कप्तान ऋषि धवन ने 23 गेंदों में 42 रन की नॉट आउट तूफानी इनिंग्स खेली। इसके अलावा अमित कुमार ने 79 गेंदों में 74 रन बनाए। शुभम को उनकी सेंचुरी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। तमिलनाडु की जानिब से दिनेश कार्तिक ने 116 रन बनाए, इंद्रजीत ने 80 रन और शाहरुख ने 21 गेंदों में 42 रन बनाए थे। इतवार को खेले गए ईपीएल के एक और मैच में चेल्सी ने ऑस्टन विला को 3-1 से शिकस्त दी। इस मैच में चेल्सी ने 1 गोल से पीछे होने जाने के बाद शानदार वापसी की और पहले हाफ के 28वें मिनट में चेल्सी की जेम्स की गलती से गेंद अपने ही गोल में पोस्ट में जा गिरी, जिसके नतीजे में ऑस्टन विला ने मैच में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। ताहम 6 मिनट बाद चेल्सी को पेनाल्टी मिली, जिसमें
जॉर्जिन्हो ने गोल करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। उसके बाद लुकाकू ने 56वें मिनट में चेल्सी के लिए दूसरा गोल किया। मैच के अख्ताम से अनकब्ल चेल्सी को एक और पेनाल्टी मिली, जिस जीत के साथ अब चेल्सी पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर बरकरार है। और नाज़रीन, आइए जान लेते हैं अब क्या है मुल्क के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।